नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और उपन्यास जिसका शीर्षक है सूर्य का सातवां घोड़ा। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक अनूठा और प्रयोगधर्मी उपन्यास है जिसमें धर्मवीर भारती ने कहानियों की पारंपरिक शैली को तोड़ते हुए 3 प्रेम कहानियों के माध्यम से समाज, प्रेम, नैतिकता और यथार्थ को गहराई से प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास एक किस्सागो माणिक मुल्ला के संवादों और दृष्टिकोणों के जरिए आगे बढ़ता है, जो अपनी रोचक शैली में आम जीवन की असामान्य सच्चाई उजागर करते हैं। यह उपन्यास न केवल प्रेम की कहानियाँ हैं, बल्कि जीवन के दर्शन और विचारों की जटिल परतों को भी उजागर करता है। उपन्यास की शुरुआत धर्मवीर भारती एक व्यक्ति के परिचय से करते हैं, माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला एक रहस्यमयी, प्रभावशाली और अद्भुत व्यक्ति थे जो उनके मोहल्ले में रहा करते थे। उनका पहनावा, खान-पान, आदतें और रहन-सहन आम लोगों से काफ़ी भिन्न थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उनके आसपास के लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, लेकिन वे खुद एक रहस्यमयी और अनछुए से लगे। उनकी कहानी कला और प्रेम कहानियों के प्रति एक दृष्टिकोण रहा था। माणिक मुल्ला मानते थे कि एक अच्छी कहानी में आदि, मध्य और अंत का स्पष्ट रूप होना जरूरी है। उनका पहला सिद्धांत था कि कहानी का कोई भी हिस्सा, शुरुआत, बीच या अंत अधूरा नहीं होना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते थे कि कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण निष्कर्षवाद अर्थात कॉन्क्लूसिवनेस पर आधारित था, यानी कहानी का स्पष्ट निष्कर्ष या संदेश हो। माणिक मुल्ला प्रेम को जीवन का मूल तत्व मानते थे और प्रेम कहानियों को सबसे सफल मानते थे। वे मानते थे कि प्रेम की कहानियां ही पाठकों के मन को छूती हैं, लेकिन उनके अनुसार ऐसी प्रेम कहानियां होनी चाहिए जिनका कोई सामाजिक उद्देश्य भी हो। उन्होंने कहानी लेखन की तकनीक भी बताई। पहले निष्कर्ष सोचो, फिर पात्र बनाओ और तब तक उन्हें प्रेम के जाल में उलझाओ जब तक कि वे निष्कर्ष तक न पहुंचे। लेखक ने माणिक मुल्ला को थोड़ा बहुत अजीब व्यक्तित्व का भी बताया है। इसके पीछे कुछ कारण भी रहे हैं, जैसे कि लेखक ने बताया है कि वे जब माणिक मुल्ला के कमरे में जाते थे तो उन्हें वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती थीं, जो अन्य सामान्य लोगों के कमरे में तो कम ही दिखाई पड़ती होंगी। जैसे कि एक फ़ोटो जड़ा टंगा हुआ था जिसमें लिखा था खाओ और बदन बनाओ। एक ताक में एक काली बेंट का बड़ा सा सुंदर चाकू रखा था। एक कोने में घोड़े की पुरानी नाल पड़ी थी और इसी तरह की और भी सारी अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई मिला करती थीं। और अजीबोगरीब तो उनकी कहावतें भी थीं। लेखक बताते हैं कि वे अक्सर कहा करते थे, प्यारे बंधुओं, कहावत में चाहे जो भी हो, प्रेम में चाहे खरबूजे को चाकू पर गिरा दो या चाकू खरबूजे पर गिर जाए, नुकसान हमेशा चाकू का ही होता है। हालांकि इस कहावत का भी कोई औचित्य नज़र नहीं आता था। लेखक बताते हैं कि वे हमेशा से ही माणिक मुल्ला से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें माणिक मुल्ला की कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद था। लेखक तथा उसके मित्रों के अनुरोध करने पर माणिक मुल्ला उन्हें कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक होता है नमक की अदायगी।
तो कहानी में बताते हैं कि जब माणिक मुल्ला 10 बरस के थे तो उनके बगल की कोठी में जमुना नामक एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र महज 15 बरस की थी। जमुना उनसे 2 काम करवाती थी। पहला, वह माणिक मुल्ला से सस्ते किस्म की प्रेम कहानियों की पत्रिकाएं मंगवाती थी और दूसरा, इलाहाबाद शहर के किसी भी सिनेमा घर में लगने वाले नए चित्र के गानों की किताब मंगवाना। पास ही महेश्वर दलाल का घर था। सारा मोहल्ला जानता था कि जमुना का विवाह उसके लड़के तन्ना से होगा। लेकिन जब विवाह की बातचीत चली तो जमुना की मां ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सजातीय होने पर भी तन्ना नीचे गोत्र का था। जमुना बहुत दिनों तक खूब रोई, लेकिन धीरे धीरे अब उसे भुलाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता न था। माणिक मुल्ला बताते हैं कि धीरे धीरे जमुना माणिक की ओर आकर्षित भी होने लग गई थी। माणिक रोटी देने जब जमुना की गाय के पास जाया करते तो जमुना उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें भी किया करती थी। पहली दोपहरी की कहानी के पश्चात लेखक ने अनध्याय शीर्षक के अंतर्गत कहा है कि हमारे देश में 90% लड़कियों की स्थिति जमुना जैसी ही है। जब दहेज आदि कारणों के समय पर विवाह नहीं हो पाता तो वे सस्ती प्रेम कथाएं पढ़कर जी बहला लेती हैं। अगले दिन माणिक बताते हैं कि जमुना के रिश्ते के टूटने के बाद जमुना के लिए कोई अन्य रिश्ता न आया। धीरे धीरे जमुना के रिश्तेदार भी जमुना को ताने मारने लग गए। एक दिन जमुना की कोई रिश्तेदार उसके घर आए और उसकी माता को कहा कि वो जमुना के लिए विवाह का एक प्रस्ताव लेके आए हैं। लड़का बहुत सुखी और समृद्ध घर से है, बस जमुना की उससे शादी हो जाए तो जमुना के ठाट बाट हो जाएंगे। लड़का एक अमीर व्यक्ति था, इसके पास धन संपत्ति अपार रूप में थी, किंतु जमुना के पिता इस रिश्ते से काफ़ी खुश नहीं थे। जमुना के पिता जो कि एक क्लर्क थे और जो ये सोचते थे कि वह व्यक्ति जिसके साथ जमुना के विवाह का प्रस्ताव लेके ये आए हैं वह जमुना से उम्र में काफ़ी बड़ा है और वह नहीं चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति से जमुना की शादी हो जो उससे उम्र में बड़ा भी हो और पहले भी एक बार शादी कर चुका हो। किंतु जमुना की मां ने जमुना के पिता की एक भी न मानी और अंततः जमुना को बूढ़े जमींदार से शादी करनी ही पड़ी। जमुना ससुराल में काफ़ी सुखी थी, पर संतान की कमी थी। संतान के लिए एक अनुष्ठान हेतु जमुना रामधन तांगे वाले के साथ नित्य गंगा स्नान करने भी जाने लगी। रामधन के सुझाव के अनुसार घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर उसने पहनी और भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। दुर्भाग्य यह रहा कि पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात ही जमींदार अर्थात जमुना के पति चल बसे। विधवा जमुना पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए एक कोठरी रामधन को दे दी। एक दिन रेल में यात्रा करता रामधन माणिक मुल्ला को मिलता है और अपनी भाग्योदय की बात माणिक को बताता है और माणिक को एक घोड़े की नाल भी भेंट करता है और सुझाव देता है कि वो भी इस घोड़े की नाल की एक अंगूठी बना लें, उनका भी भाग्योदय हो सकता है। तीसरी दोपहरी को सभी मित्र एक बार फिर से एकत्रित होते हैं और एक बार फिर से माणिक मुल्ला को एक और कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार माणिक मुल्ला एक और कहानी सुनाते हैं जो कि है तन्ना की कहानी। तन्ना वही व्यक्ति है जिसका जमुना के साथ प्रेम प्रसंग हुआ करता था, किंतु किसी कारणवश जमुना और उसका रिश्ता टूट जाता है और जमुना की शादी बूढ़े जमींदार से हो जाती है। माणिक बताते हैं
कि तन्ना जब छोटे थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। तन्ना की 3 बहनें हैं और तन्ना महेश्वर दलाल के इकलौते पुत्र हैं। तन्ना की बीच की जो बहन है वो अपाहिज है, किंतु अपाहिज होने के बाद भी दिन भर पूरे घर में रेंगती रहती है और तन्ना और उसके भाई बहनों को खूब सारी गालियां बकती रहती है। तन्ना के बारे में यदि बताएं तो तन्ना जमुना से बेहद प्रेम किया करता था, किंतु उसकी माता को तन्ना के साथ जमुना का रिश्ता पसंद न था। इसलिए उन्होंने गोत्र का टामा देकर दोनों का रिश्ता तुड़वा दिया। महेश्वर दलाल के कानों में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने तन्ना को खूब मारा और 3 दिन भूखा रखा। इसके बाद भी तन्ना के मन से जमुना का वियोग न जा रहा था, किंतु अब स्थिति यह थी कि जमुना ने जब 3 दिन बाद उसे छत पे देखा तो उससे बात तक भी न की। इस चीज़ से वह बहुत टूट चुका था। तन्ना में काफ़ी जिम्मेदारियां आ चुकी थी और तन्ना पढ़ाई में भी कमज़ोर था। तन्ना के पिता ने तन्ना की जैसे तैसे करके रेलवेज में एक नौकरी लगा दी, किंतु इससे भी कुछ फ़र्क न हुआ। तन्ना ऊपर से इम्तिहान में फ़ेल हो गया, जिसके कारण महेश्वर दलाल ने उसे और पीटा। इसी बीच कुछ अन्य घटनाएं भी घटित होती हैं, जैसे कि महेश्वर दलाल का नाम एक लड़की के साथ जोड़ा जाने लग जाता है और साथ ही जमुना की शादी भी हो जाती है। अब महेश्वर दलाल भी अपने पुत्र तन्ना का विवाह करना चाहता है। वह एक विधवा महिला की इकलौती पुत्री से तन्ना का विवाह कर देता है और दहेज के तौर पे खूब सारी संपत्ति भी लेता है। किंतु कुछ समय बाद महेश्वर दलाल की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां तन्ना के कंधों पे आ जाती है और तन्ना जिम्मेदारियों तले कुछ इस तरह डूब जाता है और दब जाता है कि उसे अपना कुछ ध्यान भी ना रहता है। वह अब अधिकतर बीमार होने लग जाता है और इसी बीच उसकी पत्नी एक पुत्र को भी जन्म देती है। किंतु उसके बुरे वक्त में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे जब वह बीमार रहने लगा और नौकरी करने में असक्षम होने लगा तो उसकी पत्नी भी उसके बच्चे को लेके घर छोड़ के चली जाती है और एक ऐसा समय आता है जब तन्ना का एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना में तन्ना के दोनों हाथ पैर कट जाते हैं। इस घटना के बाद तन्ना हॉस्पिटल में रहकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे का नाम अपनी ज़ुबान पे लिए होता है और यहाँ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। माणिक मुल्ला की कहानियाँ लेखक तथा उसके मित्रों के जहन में घूमती रहती है। वे सारी रात व्याकुलता से सो नहीं पाते हैं और दूसरे दिन दोपहर को फिर से माणिक के पास जाते हैं और माणिक को एक और कहानी सुनाने को कहते हैं। माणिक इस बार एक नई कहानी सुनाते हैं और यह कहानी होती है लिली की। लिली एक लड़की है जिसकी उम्र महज 20 वर्ष की है। लिली को भी पढ़ना जमुना की ही तरह काफ़ी पसंद है। लिली कालिदास को पढ़ती रहती है। स्कंदगुप्त, देवसेना इत्यादि उसके मनपसंद पात्र हैं और लिली जब भी कोई कहानी पढ़ती है तो उनमें वह खो सी जाती है। किंतु इससे भी बढ़कर एक और बात है, वह है लिली का माणिक के प्रति स्नेह। लिली माणिक को बहुत अधिक स्नेह करती है और हमेशा डरती है कि कहीं माणिक से उनका वियोग न हो जाए। वे माणिक के पास आके हमेशा यह प्रश्न भी पूछती हैं कि क्या माणिक हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहेंगे। माणिक कुछ खास उत्तर तो नहीं देते, किंतु वो भी उसी प्रकार का स्नेह उसे देते हैं जैसा कि उसे लिली से
प्राप्त होता है। माणिक बताते हैं कि कैसे लिली के प्रति उनका स्नेह बढ़ता जाता था और वह इस बात से काफ़ी भयभीत रहते थे कि कहीं उनका वियोग ना हो जाए, किंतु वह इस प्रेम को अभी तक व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे को बता भी ना पाए थे। पर एक ऐसा समय आता है जब लिली की माता माणिक को कहती है कि लिली की शादी कहीं तय हो गई है। लड़का काफ़ी अच्छा कमाता है और अच्छे घराने का भी है। यह सुनकर माणिक काफ़ी निराश हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कि लिली भी इस रिश्ते से काफ़ी खुश नहीं थी। किंतु माणिक स्वयं कुछ खास करते नहीं थे, माने तो बेरोजगार थे, तो इसलिए इस बात का बहुत अधिक विरोध नहीं कर पाए और अंततः लिली की शादी हो गई। किंतु किससे? यह प्रश्न का उत्तर है कि लिली की शादी हुई थी महेश्वर दलाल के पुत्र तन्ना से। 5वां दिन, दोपहरी का समय। पूरा शहर गर्मी से बदहाल पड़ा हुआ है और सभी मित्र लेखक के साथ बैठकर माणिक मुल्ला का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माणिक आएं और उन्हें कहानी सुनाएं। 5वीं दोपहरी को माणिक ने सती की कहानी सुनाई। सती चाल ढाल में मस्त थी, पर उसकी मर्जी के बिना कोई उसे छेड़ भी न सकता था, क्योंकि उसकी कमर में काले बेंट का चाकू हमेशा रहता था। उसके तथाकथित चाचा चमन ठाकुर थे। जब चमन ठाकुर सेना में भर्ती हुए तो बलूचिस्तान में उन्हें 3-4 वर्ष की एक अनाथ बच्ची मिली। एक हाथ कट जाने से सेवा मुक्त होकर वे इलाहाबाद के इस मोहल्ले में बस गए और साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया। जब सती 16-17 बरस की हुई तो उसने भी साबुन बेचना प्रारंभ कर दिया। एक दिन हिसाब में गड़बड़ी के दौरान चमन और सती दोनों लड़ रहे थे और इसी बीच में उनकी भेंट माणिक मुल्ला से हुई। माणिक मुल्ला से भेंट होने के बाद सती और माणिक मुल्ला अक्सर मिला करते थे तथा अपनी सुख दुख की बातें एक दूसरे को बताया करते थे। उन दोनों में एक प्रकार का स्नेह भी बढ़ने लग गया था। माणिक भी कहीं न कहीं सती से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें प्रेम भी करते थे और सती भी माणिक के प्रति उसी भावना से देखती थी। किंतु यह बात बहुत अधिक न चली। सती ने एक दिन माणिक मुल्ला को बताया कि उसके चाचा की उस पर बुरी नज़र रहती है। जब उसके चाचा का उस पर बस न चला तो उसने 500 रुपये लेकर महेश्वर दलाल को उसे सौंप दिया। कुछ दिनों बाद माणिक मुल्ला के भाई और भाभी को भी यह बात पता चली कि आजकल माणिक सती से बहुत अधिक मिलते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध जताते हुए सती से मिलने से माणिक को मना कर दिया और माणिक भी डरपोकों की तरह अपने भैया और भाभी की बात को आसानी से मानने लग गए। सती ने माणिक की आर्थिक रूप से भी काफ़ी बार मदद की थी। जब उन्हें पढ़ाई के दौरान पैसे की कमी थी तो सती ने उन्हें पैसे तक दिए थे। किंतु एक रात सती परेशान होकर माणिक के पास अपनी पोटली, रुपया और गहने लेकर आ गई और माणिक को कहा कि चलो भाग चलते हैं। किंतु कायर माणिक ने धोखा देकर सती को पकड़वा दिया और चमन ठाकुर आया और सती को पकड़ के ले गया। सती गाली देती हुई चली गई और अगले दिन बवाल तो तब हुआ जब यह खबर आई कि चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ने सती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। माणिक बताते हैं कि सती की मृत्यु के बाद माणिक को बहुत दुख हुआ। वे स्वयं को इसका दोषी मानते थे और स्वयं को नष्ट करने पर तुल गए। मित्रों ने बहुत समझाया पर वे नहीं माने। एक दिन माणिक ने देखा कि एक भिखारन गोद में बच्चा लिए गाड़ी खींच रही है जिसमें एक आदमी भी बैठा हुआ है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चमन ठाकुर और वह स्त्री सती थी। जब मुल्ला ने यह देखा तो उन्हें यह देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई
और अब उनकी निराशा और ग्लानि भी कुछ हद तक कम हुई। अब उन्होंने कविता कहानी छोड़कर तन्ना के रिक्त स्थान पर आरएमएस की नौकरी कर ली थी। इन्हीं मणिक मुल्ला से प्रकाश, ओंकार, लेखक आदि की मित्रता हुई और दोपहर में उनके घर पर अड्डा जमाने लग गए और इन्हीं से यह अन्य कहानियाँ भी सुना करते थे। तो कहानी के शीर्षक सूर्य का सातवां घोड़ा में यदि आए तो लेखक बताते हैं कि सूर्य के 7 घोड़े जीवन की 7 परिस्थितियों को दर्शाते हैं और जो सूरज का 7वां घोड़ा है वह भविष्य का घोड़ा है, जो सबसे तेज दौड़ता है और सबसे अधिक प्रकाशित होता है। यह घोड़ा है आने वाली उन पीढ़ियों का घोड़ा जो कि निसंदेह ही पिछली पीढ़ियों से अधिक विकसित होंगे और अधिक प्रकाशवान होंगे। तो ऐसे ही अन्य और कहानियाँ सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण। मिलेंगे अगली वीडियो में।